अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 27 जिसमें हमने डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर हमारा चार्जिंग के ऊपर था। आई होप कि वो आपने सीख लिया होगा। अगर वो सीख लिया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है वो लिखेंगे। तो अगर चार्जिंग जो कैपेसिटर की, उसका मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को स्टोर करना है, तो डिस्चार्जिंग उसका अपोजिट है। इसमें वो जो स्टोर्ड चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, उस स्टोर्ड चार्ज को रिलीज करवाया जाता है और इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का नाम देते हैं। दूसरी एडिंग एक्सप्लेनेशन की रहेगी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम एग्जांपल अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की लें, और चूंकि हम उसको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि पहले चार्ज मौजूद हो जिसको हटाना है। अगर पहले कोई चार्ज है ही नहीं है तो कैपेसिटर तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, तो पहले चार्ज का होना ज़रूरी है डिस्चार्जिंग के लिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं अपोजिट प्लेट्स के ऊपर, और ये चार्जेस यहाँ पे फंसे हुए हैं, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, स्टोर्ड हैं। उसकी दो रीजंस, एक कि ये प्लेट्स आमने सामने फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक सेपरेशन है, बीच में एक डिस्टेंस डी मौजूद है। या तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वहाँ पे वैक्यूम होगा या एयर होगी या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, तो चार्जेस को फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि कोई एक्सटर्नल वायर भी नहीं है ना, वायर से भी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के लिए कोई रास्ता ही, कोई पाथ ही अवेलेबल नहीं है, लिहाजा वो फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इनको रास्ता दे दें, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, इन दोनों को एक वायर की मदद से हम कनेक्ट कर दें, और बीच में अगर हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं और रेजिस्टर के थ्रू हम इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को फ्लो करने का मौका मिल गया। चार्जेस की हम बात कर लेते हैं, जनरल रखते हैं, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, तो जनरल हम बात कर लेते हैं चार्जेस। तो अब चार्जेस को फ्लो करने का मौका मिल गया, चार्जेस फ्लो करेंगे पॉजिटिव प्लेट से और थ्रू रेजिस्टर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगे, और नेगेटिव प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको आने वाले पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज कर देंगे। उनको न्यूट्रलाइज कर देने का, न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ज़ीरो हो गया, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके ज़ीरो, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके फिर ज़ीरो, फिर एक और पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके ज़ीरो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्टोर्ड चार्जेस थे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो स्टोर्ड चार्ज था वो ख़त्म होता जाएगा। इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पाथ प्रोवाइड करें चार्जेस को मूव करने का। तो अगर वो आप पाथ प्रोवाइड कर देते हो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में थ्रू रेजिस्टर, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस को आने वाले पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरह से डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा अल्टीमेटली जब तक के टोटल चार्ज ज़ीरो नहीं हो जाता। अब बीच में कैपेसिटर के साथ बीच में रेजिस्टर क्यों लगाना है इसको सर्किट को बनाने के लिए, तो ये लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग के लिए जो सर्किट है आरसी सर्किट उसकी, क्योंकि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर को जोड़ा है, कनेक्ट किया, तो ये आरसी सर्किट है स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट को थ्रू रेजिस्टर एक वायर की मदद से नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस को फ्लो करने का एक रास्ता मिल गया। चार्जेस फ्लो करेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इस तरह से नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आने वाले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो नेट चार्ज है अल्टीमेटली वो कैपेसिटर पे डिक्रीज होता होता ज़ीरो हो जाएगा। जो करंट का फ्लो है वो मार्क किया जाएगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसको हम ड्रॉ करें तो ये स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है करंट के फ्लो की। चार्जिंग के लिए जो कैपेसिटर था उसके लिए अगर आप रिकॉल करें तो यहाँ पे बैटरी लगा रखी थी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे था। उस केस में जो करंट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा था, और डायरेक्शन जो थी वो क्लॉकवाइज बन रही थी। डिस्चार्जिंग में डायरेक्शन जो है जारी बात है इन्वर्स हो जाएगी। बैटरी बीच में हटा दी, या हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो डायरेक्शन है करंट फ्लो की वो अपोजिट होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी इस केस में। स्टूडेंट्स,
हमें कैसे पता चलेगा कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है और हो चुका है? उसके लिए इस केस में भी हम जो करंट फ्लो है उसको मॉनिटर करेंगे। शुरू में करंट चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट जो है फ्लो वो रहेगा और करंट फ्लो रहेगा, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हमें पता है कि करंट फ्लो कर रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये करंट जो फ्लो है वो कम से कम होता होता है। एक टाइम पे जब चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा तो स्टूडेंट्स ये करंट आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो चुका है। तो चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए भी करंट को मॉनिटर किया जाता है और डिस्चार्जिंग का पता करने के लिए भी करंट को मॉनिटर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग, दोनों सूरतों में टाइम कांस्टेंट का बेसिक कंसेप्ट तो एक ही है कि जो फैक्टर आर सी है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन जारी बात है डिस्चार्जिंग में रेफरेंस जो है वो चार्जेस के रिलीज़ होने का है, तो जो इडियोमेटिक डेफिनेशन है वो थोड़ी बदल जाएगी। बेसिक कंसेप्ट तो टाइम कांस्टेंट आर और सी को मल्टीप्लाई करने से आएगा, खा वो स्टूडेंट्स वो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, फैक्टर आर सी इज़ टाइम कांस्टेंट। लेकिन रेफरेंस बदल गया तो जो डेफिनेशन है उसका अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। स्टोर करते वक्त हमने कहा था, चार्जिंग के दौरान हमने कहा था कि टाइम कांस्टेंट ये वो टाइम है जिसमें टोटल चार्ज का स्टूडेंट 63.2% स्टोर हो जाता है। टोटल चार्ज क्यू नॉट का 63.2% स्टोर हो जाए जिस टाइम पे उसको आरसी कहा था चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में हम रिलीज़ का रेफरेंस बनाएंगे और हम कहेंगे कि ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर का जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होते होते फॉल करते करते मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% रह गया है। ज़ाहिर है डिस्चार्जिंग में जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होगा। तो आरसी कितना टाइम है? आरसी वो टाइम है जिसके अंदर जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो डिक्रीज़ करते करते इतना डिक्रीज़ हो जाए कि बाकी जो है वो 36.8% बच जाए। 36.8% बच गया और बाकी सारा रिलीज़ हो गया। तो फिर हम ऐसे ही कहेंगे ना कि ये आरसी डिस्चार्जिंग के लिए वो टाइम है जिसमें टोटल चार्ज का 36.8% बच जाता है। तो ये डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब चार्जिंग में भी मैंने आपको बताया था कि 63.2% कैसे आता है। डिस्चार्जिंग में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आरसी जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो 36.8 का रेफरेंस ही हमने क्यों दिया कि इतना बाकी बच जाए तो वो टाइम जो गुज़रा वो आरसी कहलाएगा। इसके लिए भी एक इक्वेशन है जिसको डिस्चार्जिंग इक्वेशन कहते हैं। लास्ट टाइम में ये आपने चार्जिंग इक्वेशन देखी थी, इसको अगर आप गौर से करें, क्योंकि गौर इसके ऊपर आप करें, मैं आपको डिस्चार्जिंग की इक्वेशन अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसको देखें तो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज पावर टी माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। और जो चार्जिंग की इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो आपने देख ली। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आप देखो तो वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ पे t जो है वो टाइम है, आर सी जो है वो टाइम कांस्टेंट है। तो जब t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट आर सी हो, जब टाइम t को हम आर सी के इक्वल ले लें, टाइम कांस्टेंट के इक्वल ले लें और इस t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, अब टाइम को हम आर सी के इक्वल ले रहे हैं वो पुट कर दें, तो आंसर आप देखोगे कि 36.8% ही आएगा। तो आर सी से कैंसिल हो जाएगा, ई रेज पावर -1 रह गया। अब इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्स करके हम लिख सकते हैं, क्यों आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 10 पावर -1 हो तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 लिखा हो तो इसको 10 पावर -1 लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर e/1 बाई ई हो तो स्टूडेंट्स इसको ई इन्वर्स ई रेज पावर -1, अगर ई रेज पावर -1 हो तो इसको 1/e लिख सकते हैं। तो ई रेज पावर -1 को 1/e लिख लिया हमने और यहाँ पे e की वैल्यू पुट करेंगे 2.718, 1 से डिवाइड कर देंगे 2.718 को तो 0.368 आ जाएगा। इसको ज़रा पहले लिख लेते हैं, Q नॉट को बाद में लिख लेते हैं। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू 0.368 ऑफ Q नॉट आ गया और इसको परसेंटेज में लिखना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 36.8% ऑफ Q नॉट, which is the total charge stored on the capacitor।
तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्चार्जिंग की जब हमने इक्वेशन इस्तेमाल की और टाइम को इक्वल लिया आर सी के, तो हमने कहा कि आर सी फिर क्या है, आर सी वो टाइम है जिसमें स्टूडेंट्स टोटल चार्ज का 36.8% बच जाता है, बाकी रिलीज हो जाता है। तो इस टाइम को जिसमें कि 36.8% चार्ज पीछे बच जाए, इसको हम डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें स्टूडेंट इसकी, तो यहाँ पे चूँकि डिस्चार्जिंग हो रही है तो मैक्सिमम चार्ज तो जो था वो क्यू नॉट था, और अल्टीमेटली जो चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये ग्राफ नीचे आता आता इसको टच कर जाएगा एक्स एक्सेस को, या आप कह लें टी एक्सेस को। तो हम कहेंगे कि टोटल जो चार्ज है कैपेसिटर का वो ज़ीरो हो गया, डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, तो टाइम गुजरने के साथ चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर कम से कम होती जा रही है, और आर सी कितना टाइम होगा, आर सी वो टाइम होगा जिस पे के टोटल चार्ज का हिस्सा कितना पीछे बच गया, 0.368 ऑफ क्यू नॉट, या ज़ीरो जब हम परसेंटेज में लिखें तो हम कह सकते हैं 36.8% ऑफ क्यू नॉट। दोनों सूरतों में बात एक ही है। तो इसके लिए अगर हमने पता करना होगा टाइम कितना है, आरसी कहाँ पे होगा, तो पहले तो हम आएंगे कि हमें 36.8% कहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स टोटल से जितना चार्ज था क्यू नॉट से नीचे आते जाएंगे, पहले बीच में कहीं 50% मिलेगा, फिर नीचे 40, उससे नीचे हमें 36.8% एक जगह पे चार्ज मिल जाएगा जो पीछे बच गया। जब यहाँ पे हमें टाइम मालूम करना है तो उसके लिए हम एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और कर्व को जाकर कट करेंगे। जहाँ पे इसने कर्व को कट किया वहाँ से नीचे आएंगे और टाइम एक्सिस को कट करेंगे। जिस जगह पे उसने टाइम एक्सिस को कट किया स्टूडेंट्स, वो पॉइंट होगा आर सी का। तो ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये आर सी है, जिस पे के स्टूडेंट जो चार्ज है टोटल चार्ज का पीछे जो बच गया है वो 36.8% बच गया है। तो ये है स्टूडेंट्स ग्राफ, जिसमें जारी बात है ये डाउनवर्ड ग्राफ होगा। इसकी इंक्लानेशन कम से कम होती जाएगी, इसका टेंजेंट कम से कम होता जाएगा, या कह लें कि इसकी स्टीपनेस कम से कम होती जाएगी, या कह लें कि ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और अल्टीमेटली एक्स एक्सिस को, टाइम एक्सिस को टच कर जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर दो हमारे पास कैपेसिटर्स हों और उनको कंपेयर करना हो तो ये देखेंगे कि कौन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, किसके लिए स्मॉल आर सी है और किसके लिए लार्ज आर सी है। तो यहाँ पे आप दो कैपेसिटर्स का कंपैरिजन देख सकते हैं और लेबल कर रखा है, एक कैपेसिटर जो लार्ज आर सी के साथ है और एक जो स्मॉल आर सी के साथ है। यहाँ सवाल पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। तो एक बार इसको आप इग्नोर करें कि लार्ज और स्मॉल लिखा है। हम मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट से शुरू करते हैं और हम कहाँ पहुँचते हैं कि डिस्चार्जिंग हो रही है, और डिस्चार्जिंग होते होते अल्टीमेटली 36.8% चार्ज जो है वो बाकी रह गया है। ये कहीं पे हमने लेना है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया कि ये पॉइंट है जहाँ पे अब पीछे चार्ज कितना बच गया, 36.8% पीछे बच गया, बाकी सारा जो है वो रिलीज़ हो गया। अब ये पॉइंट हमने ले लिया चार्ज एक्सेस के ऊपर। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ले जाएंगे और दोनों कर्व्स को, ये 3 या 4 जितने भी कर्व्स हों उनको कट करेंगे। तो ये लाइन ले गए हम, पहला कर्व यहाँ पे कट हो गया, पॉइंट मार्क कर लिया। दूसरा कर्व जहाँ पे कट होता है या वहाँ पे भी आप पॉइंट मार्क कर लें, और यहाँ से अब आपने डाउनवर्ड लाइंस खींचनी है, वर्टिकल लाइंस खींचनी है, और टाइम एक्सेस को जो है वो कट करना है, जो नीचे वाला एक्स एक्सेस है उसको कट करना है। तो पहले कर्व के लिए हम नीचे लाएं तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, दूसरे कर्व के लिए नीचे लाएं तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब आपने सोचना है कि किसके लिए टाइम छोटा है। ओरिजिन से आगाज़ लें तो यहाँ पे तो वैल्यू ओरिजिन पे ज़ीरो होती है, तो ये पॉइंट हमें पहले मिल गया, इसका मतलब है कि इसके लिए टाइम कम है। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें बाद में मिल रहा है, इसके लिए टाइम ज़्यादा है क्योंकि ये बाद में आया। तो इसका मतलब है कि ये पहला पॉइंट मिला है ये कम टाइम को शो कर रहा है, और ये लगा है नीचे वाले कर्व को। नीचे वाला कर्व इसका मतलब है उस कैपेसिटर का है जिसको डिस्चार्ज होने में कम टाइम लग रहा है, जिसको 36.8% बाकी बच जाना या बाकी रिलीज़ कर देना, और 36.8% चार्ज तक आने में कम टाइम मिल रहा है क्योंकि नीचे वाला कर्व का जो टाइम वैल्यू है, ये टाइम एक्सिस पे पॉइंट है, वो पहले मिल रहा है।
इसका मतलब है नीचे वाला जो कर्व है एक ऐसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए जो आरसी की वैल्यू है वो स्मॉल है, और ऊपर वाला कर्व जो है उसका पॉइंट हमें बाद में मिल रहा है, तो उसका मतलब है वो एक ऐसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए आरसी की वैल्यू लार्ज है। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कर्व स्मॉल आरसी और कौन सा कर्व लार्ज आरसी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि ये स्टूडेंट्स आपको डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।